Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal, presenting you all daily current affairs covering 28th March 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट रिलेट्स टू इंडिया एंड फॉरेन रिलेशंस एंड यहाँ पे हम इंडिया और यूएई की बात कर रहे हैं. यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. सो इंडिया और यूएई के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि सेपा के फॉर्म में आया है, विच इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा. So, Union Minister of Commerce and Industry, he was visiting United Arab Emirates and इस विज़िट के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा को अनवील किया गया. नाउ सबसे पहले समझते हैं दैट व्हाट इज़ सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है. नाउ हमने इससे पहले भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया था एंड तब भी हमने ये देखा था दैट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही होता है. इसके अंदर ट्रेड इन सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट को कवर किया जाता है. जितनी भी नेगोशिएशंस हैं रिगार्डिंग ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक पार्टनरशिप के जो पर्सपेक्टिव्स हैं उन सब को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कवर किया जाता है. अभी तक इंडिया ने इससे पहले 2 कंट्रीज़ के साथ हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, साउथ कोरिया एंड जापान, एंड अब आ चुका है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एज वेल. सो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और यूएई के बीच में, इट इज़ लाइकली कि इसी साल 1 मई से ये इन इफ़ेक्ट लागू होगा. एंड इसके अंदर जो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स हैं ऑफ अराउंड 6090 गुड्स, जिसके अंदर टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, ड्राई फ्रूट्स, जेम्स, ज्वेलरी, इन सब को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मार्केट. ये एग्रीमेंट जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ये इंडिया और यूएई ने फरवरी मंथ में ही साइन कर लिया था. एंड इस एग्रीमेंट का मेन एम ही यही है कि इंडिया और यूएई के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है इसे $100 बिलियन तक लेकर जाना इन नेक्स्ट 5 ईयर्स. राइट नाउ $60 बिलियन का ट्रेड होता है इंडिया और यूएई के बीच में एंड इसे इंक्रीज़ करके अगले 5 सालों में हमें $100 बिलियन का ट्रेड टारगेट अचीव करना है. इसे लेकर दोनों ही कंट्रीज़ ने कुछ टेक्निकल काउंसिल्स को सेटअप किया कि किस तरह इन्वेस्टमेंट, ट्रेड प्रमोशन, इस सब को लेकर कैसे नेगोशिएशन किया जाए. एंड बोथ ऑफ दी कंट्रीज एग्री टू सेट अप दिस टेक्निकल काउंसिल एंड दिस वाज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट विच वाज साइंड इन फरवरी. सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स is offering duty elimination on over 97% of its product. एंड अगर हम इंडिया के एक्सपोर्टर्स के टर्म्स में देखें तो 99% हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर ड्यूटी एलिमिनेट कर दी गई है. इमीडिएट ड्यूटी फ्री एक्सेस के अंदर जितने भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, अपैरल, एग्रीकल्चर, फिश प्रोडक्ट्स, लेदर, फुटवेयर, इन सब के ऊपर तो इमीडिएटली ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया गया है. So currently, we are exporting somewhat around 26 billion worth of goods to UAE. तो ऑलमोस्ट 90% यहाँ पे जो है इन सब के ऊपर जितना भी टैरिफ लगता था, जितनी भी कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी, वो सारी की सारी एलिमिनेट हो जाएंगी ऑन डे 1 इटसेल्फ. एंड गोइंग फॉरवर्ड जो बाकी का 9.5% हैं, जो बाकी की गुड्स हैं, दे विल ऑल्सो गेट ज़ीरो ड्यूटी. एंड ये स्ट्रेटिजिकली भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि इससे यूएई ने मिडल ईस्ट की अगर हम बात करें, अफ्रीका, यूरोप की बात करें तो यूएई हैज़ काइंड ऑफ ओपन द डोर्स फॉर इंडिया ओवर देयर. ओवरऑल इंडिया का जो मेन इंटरेस्ट है दैट इज़ कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज, ऑडियो विजुअल, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ट्रैवल, प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक नर्सिंग, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी. दीज आर द की एरियाज़ जहाँ पे इंडिया इंटरेस्टेड है.
इसके अलावा म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट्स भी होगा ऑफ द प्रोफेशनल्स, जो भी स्किल्ड सर्विसेज हैं उन सबको म्यूचुअली रिकग्नाइज किया जाएगा. सो UAE विल अप्रूव आर नर्सिंग कॉलेजेस एंड देन द नर्सिंग डिग्री फ्रॉम दैट कॉलेज विल गेट ऑटोमेटिक रिकग्निशन. तो UAE के अंदर जाकर अगर कोई इंडिया से नर्सिंग करके गया है, यहाँ पे कोई प्रोफेशनल डिग्री करके गया है, तो उसे ऑटोमेटिक रिकग्निशन भी दी जाएगी. सो इंडिया और UAE के बीच में ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये जो ट्रेड डील साइन की गई है, ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एग्रीमेंट है और इससे दोनों ही कंट्रीज़ का जो बायलेटरल ट्रेड है वो इंक्रीज़ होगा. हम देख चुके हैं कि हमारा टारगेट है ताकि हम 100 बिलियन तक पहुंच सकें इन 5 years इन टर्म्स ऑफ बायलेटरल ट्रेड. नाउ इस एग्रीमेंट के अंदर कौन कौन से जो एरियाज़ हैं वो कवर होंगे. तो यहाँ पे ट्रेड इन गुड्स, जिसके ऊपर रूल्स ऑफ ओरिजिन लगता है, ये सब कवर होगा. ट्रेड इन सर्विसेज, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, आप इन सब के बारे में पढ़ते हैं. डिस्प्यूट सेटलमेंट यहाँ पे इंक्लूडेड है. मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन, टेलीकॉम, कस्टम प्रोसीजर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट्स प्रोक्योरमेंट्स, IPR, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल ट्रेड एंड कॉपरेशन इन अदर एरियाज एज वेल. इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पे डिजिटल ट्रेड का एलिमेंट इंक्लूड किया गया है. ये पहली बार दोनों कंट्रीज़ ने ऐसी चीज़ को इंक्लूड किया है विच इज़ डिजिटल ट्रेड एलिमेंट. नाउ UAE की अगर हम बात करें तो इंडिया का ये थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है. UAE एज सच इज़ ऑल्सो 8th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया एज वेल. एंड अभी तक UAE ने कुछ 18 बिलियन US डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में की है. देयरफॉर जो बायलेटरल ट्रेड है इंडिया और UAE के बीच में, उसे इंक्रीज़ करने के लिए ये सेपा साइन किया गया है. एंड फ़िलहाल अगर हम 2020 एंड 2021 फाइनेंशियल ईयर में देखें तो अभी तक हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है वो 43.3 बिलियन डॉलर्स पे हो चुका है. ना इसके बाद देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जो इंडिया और UAE की जो ट्रेड डील है इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि देयर इज़ लैक ऑफ नेगोशिएशंस. नाउ जो बाकी GCC कंट्रीज़ हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन, इन सब के साथ जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं, इन सब में देखा जाए तो 2007 में इसे इन्विजन किया गया था कि हम GCC कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे. लेकिन बहुत सारी नेगोशिएशंस के बाद भी जो एग्रीमेंट है ये रुक जाता था. एंड नाउ अब हम देख रहे हैं कि 2007 के बाद 2022 में इंडिया और UAE के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये फाइनलाइज हुआ. तो नेगोशिएशंस यहाँ पे लैक हो जाती हैं. एंड देन ऑल्सो देर इज़ लैक ऑफ ग्लोबल जाइंट एक्सपीरियंस एज वेल. नाउ अगर हम इंडियन बिजनेसेस की बात करें, सो डिस्पाइट हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज़ 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी, but still Indian businesses are small in size. In fact, none of the Indian business giants come close to the big global companies. उनकी capacity, उनका infrastructure, उनका experience जिसके through वो investments को handle करते हैं, उतना experience Indian businesses के पास अभी नहीं है. So there is obviously lack of experience over here as well. And then comes the procedural issues also. Now there is lack of planning, there is lack of complete information, then there are also bureaucratic bottlenecks जो कि continuously जो foreign investors हैं उसको लेकर एक बड़ा challenge रहता है. Despite government is taking some efforts ताकि जो investment है वो और easily और conveniently इंडिया में आ सके, but these procedural issues are still posing a challenge to it. And after that we have some legal issues as well. नाउ लीगल प्रॉब्लम की वजह से जो हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है ना. फॉर एग्जांपल अगर हम UAE की तरफ से अगर हम देखें कि जो इन्वेस्टमेंट आ रही है इट गॉट स्ट्रक इन लीगल प्रॉब्लम्स, इसके ऊपर जो इन्वेस्टर्स का जो एंथुजियाज़म है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है. बट यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखनी होगी कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो चेक्स हैं और जो नेगोशिएशंस हैं वो होनी चाहिए, लेकिन जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, इनको हमें अच्छे से स्ट्रीमलाइन करना होगा एंड वी नीड टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स. एंड आफ्टर दैट देयर इज़ एन इशू ऑफ पॉलिटिकल विल एज वेल. नाउ जो चैलेंजेस हैं वो पॉलिटिकल डाइवर्जन्स में आते हैं, स्पेशली व्हेन द इलेक्शन ईयर इज़ अप्रोचिंग, देन वी सी कि हाँ जी पॉलिटिकल विल किस तरह इंक्रीज़ होती है. India has tendency to become more focused towards inward in the process
एंड जिसके थ्रू जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत बार इग्नोर हो जाती है. एंड UAE इट हैज़ एन एपेटाइट फॉर लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट एंड इसको कंटिन्यूसली इंगेज करके रखना बहुत ज़रूरी है. सो पॉलिटिकल विल इस पूरी डील को लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हाउएवर इंडिया और UAE के बीच में जो ट्रेड डील हुई है इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. नाउ सबसे पहले तो इससे जो मार्केट एक्सेस है वो इंक्रीज़ होता है. इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इंडियन एज वेल एज़ UAE के बिजनेसमैन के पास पहुंचेंगे. मार्केट एक्सेस इंक्रीज़ हो रहा है, जो टैरिफ्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं. एंड इससे इवन इंडिया इज़ वेलकमिंग द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गल्फ कंट्रीज एज वेल इनटू जम्मू एंड कश्मीर. तो इससे कुछ न्यू रूट्स इन टर्म्स ऑफ रीजनल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी ये ओपन हो सकते हैं. एंड एक कलेक्टिव इंटरेस्ट के साथ इंडिया, इज़राइल, UAE, US इसके साथ इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सकती है. एंड दिस विल ऑल्सो डीपन आर रिलेशनशिप विद UAE. एंड इससे जो एक्सपोर्टर्स हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में, अफ्रीका में, यूरोप में जो एक्सेस है वो इंक्रीज़ होगा. एंड जैसा कि हमने पहले भी बात की, यहाँ पे डिजिटल ट्रेड इंक्लूड किया गया है. तो जो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट है उसमें इंक्लूड किया गया कि डिजिटल ट्रेड के ऊपर एक चैप्टर था विच बेसिकली एम्ड कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कॉपरेशन है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ट्रेड उसे इन फ्यूचर में इंक्रीज़ किया जाए. Now, digital trade is basically it includes frameworks on paperless trading, digital payment, online consumer protection. इसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो इश्यूज़ हैं डिजिटल ट्रेड में उसे एड्रेस किया जाता है. जो चैलेंजेस स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को आ रहे हैं वो यहाँ पे देखे जाते हैं. सो UAE इज़ अगैन होपिंग कि उनका भी जो इंडिया के अंदर मार्केट एक्सेस है वो इंक्रीज़ हो, स्पेशली फॉर देयर पेट्रोकेमिकल्स, मेटल्स एंड डेट्स. एंड इंडियन गुड्स जो हैं दे कैन ऑल्सो फ्लो टू GCC कंट्रीज़ क्योंकि UAE के अंदर देर आर नो कस्टम बैरियर्स. एंड देन अगर हम एनर्जी टाइज की बात करें, इंडिया इज़ थर्ड UAE इंडिया के लिए थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल है एंड सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ LPG एंड liquefied natural gas. So renewable energy is the next step for this bilateral energy ties. And इससे जो इंडिया की ज्वेलरी एक्सपोर्ट है वो बूस्ट होगी. इससे न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी. इट विल रेज आर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड इट विल प्रोवाइड वाइडर सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इन बोथ द कंट्रीज़. सो जो इंडिया और UAE के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है, it will further cement the already deep and close strategic relations between two countries. And इससे overall दोनों ही countries को बहुत फ़ायदा होने वाला है. Both countries they need to clear the areas of focus and we need to establish a way of working together ताकि कोई भी trade remedy cases अगर आते हैं तो वो easily solve हो सकें. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट रिलेट्स टू डिफेंस. इट्स अ काइंड ऑफ फैक्ट इन न्यूज़, तो इसे इस तरह से याद रखेंगे. इट इज़ अबाउट मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. सो वाई दिस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इज़ इन न्यूज़? So basically DRDO, Defense Research and Development Organization, it conducted 2 successful flight tests of the Indian Army version of medium range surface to air missile MRSAM. सो इंडियन आर्मी का जो वर्जन है इसे लेकर DRDO ने 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किए एट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर विच इज़ ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा. सो ये जो फ्लाइट टेस्ट कैरी आउट किए गए थे दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइव फायरिंग ट्रायल्स अगेंस्ट द हाई स्पीड एरियल टारगेट्स. सो जो मिसाइल्स थी उनको जो एरियल टारगेट्स थे उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया और डिस्ट्रॉय किया. And they completely registered and directly hit both the ranges. तो जो फर्स्ट लॉन्च था it was to intercept a medium altitude long range target and the second launch was to providing the capacity of a low altitude short range target. So this is about medium range surface to air missile. इसके जो टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं. ना यहाँ से medium range surface to air missile ये itself important हो जाती है. So MRSAM, it's the version of surface to air missile which is jointly developed by DRDO and Israel's aerospace industries. And Israel और इंडिया ने मिलकर jointly develop किया है and it is for use by Indian Army. So medium range surface to air missile ये आर्मी वेपन सिस्टम है. इसके अंदर मल्टी फंक्शन रेडार हैं, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम्स हैं
और बाकी व्हीकल्स इंक्लूड होते हैं। जो फ्लाइट टेस्ट कैरी आउट किए गए थे, इसके अंदर जो वेपन सिस्टम है उसको एक डिलीवरेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उनको कनेक्ट किया गया था। एंड जो परफॉर्मेंस है इस वेपन सिस्टम की, दे आर वैलिडेटेड थ्रू द फ्लाइट डाटा विच इज़ कैप्चर्ड बाय रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रडार्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, टेलीमेंट्री विच इज़ डिप्लॉयड बाय ITR चांदीपुर। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। वेल, इस आर्टिकल में हम सऊदी अरेबिया और येमेन के कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। नाउ येमेन में वी हैव सम रेबल ग्रुप विच इज़ हूथी रेबल्स। इन हूथी रेबल्स को ईरान सपोर्ट करता है एंड इसके अगेंस्ट हमारे पास जो सऊदी अरेबिया जो लेड कोएलिशन है, जहाँ पे येमेन के प्रेसिडेंट और सऊदी अरेबिया मिलकर इन हूथी रेबल्स के साथ फाइट करते हैं। तो बेसिक केमिस्ट्री आपने ये समझनी है कि येमेन में एक रेबल ग्रुप है विच इज़ हूथी रेबल्स, इनको सपोर्ट करता है ईरान एंड इसके अगेंस्ट फाइट कौन कर रहा है? दी येमेन्स प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद अ कोएलिशन फाइटिंग हो रही है जिसके अंदर सऊदी अरेबिया येमेन के प्रेसिडेंट का साथ दे रहे हैं। नाउ न्यूज़ में क्या आया है, रिसेंटली हमारे पास जो सऊदी अरेबिया लेड कोएलिशन है, दे वर फाइटिंग विद येमेन्स हूथी रेबल्स एंड दे लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक्स विच टारगेटेड येमेन्स कैपिटल सना। तो ये स्ट्राइक उस टाइम पे हुई है जब काफ़ी हैवी फाइटिंग हो रही थी दोनों के बीच में, स्पेशली अराउंड द सिटी ऑफ मारीब एंड जिसके बाद जो कोएलिशन फोर्सेस थी उनको इवन विड्रू करवाया गया फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट फोर्ट होडाइडा, एज यू कैन इवन सी इन द मैप एज वेल। यू कैन सी कि बिल्कुल पोर्ट पे यू हैव होडाइडा। जो रेड जोन्स हैं, दीज आर द जोन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज एंड यहाँ से होडाइडा से जो कोएलिशन फोर्स है उनको विड्रॉ करवाया गया, जिसके बाद जो सऊदी लेड कोएलिशंस हैं दे टारगेटेड दिस कैपिटल सना। तो यहाँ से इस पूरे इशू की जो हिस्ट्री है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जो हूथीज़ हैं विच आर बैक्ड बाय ईरान, इन्होंने येमेन की कैपिटल सना को होल्ड किया हुआ है सिंस सितंबर 2014। सितंबर 2014 से ही जो कैपिटल सना है दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ हूथीज़। दो यहाँ पे सऊदी लेड कोएलिशन ने बार बार इंटरवीन किया है। दे हॉल्टेड देयर मार्च इन द साउथ इन 2015 एंड उसके बाद जो वॉर है वो कुछ ईयर्स के लिए स्लॉग ऑन होती गई एंड इट क्रिएटेड वर्ल्ड्स वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ना यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। सो 7 years ago Saudi Arabia they launched a military intervention against Houthis in Yemen। तो ये एक सऊदी अरेबिया लेड कोएलिशन था। इस इंटरवेंशन का एम था कि क्विकली जो हूथीज़ हैं विच आर बैक्ड बाय ईरान, इनके अगेंस्ट विक्ट्री ली जाए एंड सऊदी डिफेंस के लिए ये एक और फेदर होगा उनकी कैप में। सो द विक्ट्री रिमेन्स इल्यूसिव। इंस्टेड जो सऊदी अरेबिया है इट इज़ नाउ इन अ वर्स्ट स्ट्रेटेजिक सिचुएशन देन व्हेन इट एंटर्ड इन येमेन इन दिस कॉन्फ्लिक्ट इन मार्च 2015। तो बेसिकली 2014 में येमेन में एक सिविल वॉर शुरू हुआ लेट 2014 में, जब ईरान बैक्ड हूथी मलेशिया इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट नदरन प्रोविंसेस का जो कंट्रोल था वो सीज़ कर लिया था एंड दे फोर्स द सऊदी बैक्ड येमेनी गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अहमद रबू मंशूर हादी आउट ऑफ सना। एंड इस सऊदी लेड अरब कोएलिशन ने येमेन कॉन्फ्लिक्ट को 2015 में इंटरवीन किया टू सपोर्ट हादीज़ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो येमेन हूथीज़ हैं ये कौन है? सो दे आर ऑफिशियली नोन एज अंसार अल्लाह, पार्टिसन्स ऑफ गॉड। दे आर बेसिकली ईरान बैक्ड एंड ये शिते मुस्लिम मिलिट्री एंड पॉलिटिकल मूवमेंट इन येमेन, इसको लेकर ये रिस्पॉन्सिबल हैं। इनके जो मेंबर हैं दे सब्सक्राइब टू द माइनॉरिटी जैदी सेक्ट ऑफ सिटे इस्लाम एंड दे एडवोकेट द रीजनल ऑटोनॉमी ऑफ जैदीज़ इन नदरन येमेन। एंड जिसके बाद इन्होंने सालेह के अगेंस्ट काफ़ी रेबिलियंस फाइट किए इन द प्रीवियस डिकेड एंड दे टुक द एडवांटेज ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट्स वीकनेस। तो प्रेसिडेंट हादी की वीकनेस को मद्देनज़र रखते हुए दे टुक द कंट्रोल ऑफ द नदरन हार्टलैंड ऑफ सदा प्रोविंस एंड नेबरिंग एरियाज़। ना इस कॉन्फ्लिक्ट की इम्प्लीकेशंस क्या हैं? येमेन की बात करें तो येमेन ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर फेस कर रहा है। कितने ज़्यादा सिविलियंस डिस्प्लेस हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस फाइटिंग एंड दे आर सॉर्टिंग टू रिफ्यूज इन सम एरियाज़।
There are 140 camps, that have sprung up in the surrounding desert to provide basic shelter up to 2 million displaced people. वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो इसने एक रीजनल टेंशन क्रिएट कर दी है. इट ऑल्सो वरीज वेस्ट बिकॉज यहाँ पे देर इज़ थ्रेट ऑफ अटैक्स लाइक अलकायदा और IS एफिलिएट्स, तो इससे वेस्ट भी डरा हुआ है. एंड येमेन की अगर हम बात करें तो येमेन की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटिजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बिल्कुल उस स्ट्रेट पे है जो कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब. एंड ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज वर्ल्ड का जितना मोस्ट ऑफ द ऑयल शिपमेंट्स दे पास थ्रू दिस रूट, तो येमेन का स्टेबल ना होना ये वर्ल्ड के लिए भी बहुत चिंता भरी बात है. इंडिया की बात करें तो इंडिया के भी जितने भी मोस्ट शिपिंग रूट्स हैं वो सब गल्फ ऑफ एडन से पास करते हैं. इंडिया के 50 बिलियन इम्पोर्ट्स आते हैं, 60 बिलियन एक्सपोर्ट्स यहाँ से जाते हैं. अलॉन्ग विद दिस इंडियन नेशनल्स जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, पार्सियंस आते हैं, दे हैव ऑल्सो लिव्ड इन एडन इन मिड 1880s. तो इंडिया का हिस्टोरिकल रिलेशन भी रहा है येमेन के साथ. सो देयरफॉर जो येमेन का क्राइसिस है ये सिर्फ और सिर्फ येमेन को अफेक्ट नहीं कर रहा, येमेन के साथ साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो पहुंच रही हैं. सो दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. हमने इस वीडियो लेक्चर में आज के पेपर के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हें डिस्कस किया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.